जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का माझी चैनल पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्प्रिंग का संयोजन जब दो या दो से अधिक स्प्रिंग्स हो तो उसको एक तुल्य स्प्रिंग, एक सिंगल स्प्रिंग की तरह यदि माने, उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक क्या होता है, वो वाली सवाल अपन ने किए थे। ठीक, आज अपने को पढ़ना है सरल लोलक। सरल लोलक बहुत ही फेमस टॉपिक है। किसका? एसएसएम का। जब भी आप सरल आवर्त गति की बात करते हो तो वो टॉपिक सरल लोलक के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो सिंपल पेंडुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसएसएम। ठीक है, यदि एसएसएम की बात करोगे तो वहां पे सिंपल पेंडुलम आएगा ही। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, आप में लैब में भी अगर कोई अच्छी स्कूल से आपने 12th की है जहाँ पे लैब है, ठीक है, तो वहाँ लैब में आपने ऑब्वियसली देखा भी, क्योंकि आजकल होता है बहुत सारी प्राइवेट स्कूल ऐसी होती है, लैब दिखाने की होती है। जब कोई बाहर से चेकिंग आती है ना तो दिखाते हैं सर ये लैब है। एक ही रूम में मतलब फिजिक्स की लैब भी भर देते हैं, केमिस्ट्री की लैब भी भर देते हैं, ठीक है, बायो वाला भी एक ही रूम में डाल देते हैं और उसको लैब नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर कोई फिजिक्स वाला चेक करने आता है तो हाँ ये है फिजिक्स लैब। जिस दिन फिजिक्स से होते हैं प्रैक्टिकल वहाँ करवा देते हैं, केमिस्ट्री को देते भी वहाँ। तो ऐसे खैर मैंने तो हालांकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, जालौर का सरकारी स्कूल। तो वहाँ पे अलग अलग लैब थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। हालांकि बायोलॉजी से हो नहीं, मैथ्स से हूँ तो बायोलॉजी की लैब तो देखी नहीं। ठीक, तो वहाँ लैब में एक्चुअली में एक अपन सरल लोलक वाला, सिंपल पेंडुलम वाला वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो किया जाता है। उसमें धागा होता है, ठीक है, डोर, और उसके ऊपर इसके मतलब एक बिल्कुल एक क्या होती है, गोली होती है ना कांच की, जो अपन खेलते कच्चे, उस टाइप की, मतलब स्टील वाली गोली होती है, लोहे वाली समझ, जिसमें वेट होता है अच्छा खासा। फिर उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो मतलब वो ऐसे ऐसे क्या करता है, सिंपल पेंडुलम टाइप करता है, यानी सरल आवर्त गति करता है। ठीक, दूसरा आपने कुछ बॉल, जो घड़ी है, मतलब घड़ी कहीं लगी हुई होती है, उस घड़ी में भी एक मतलब हमने देखा होगा ऐसे ऐसे एक चीज होता है, ठीक है, जो घड़ी बहुत लंबी वाली घड़ी होती है ना, कुछ ऐसे जिसमें मतलब ऐसे नीचे टन 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 ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, कोई घड़ी देखी होगी आपने ऐसी, ठीक है, वो भी क्या एक टाइप से सरल लोलक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर झूला झूलने वाला केस देखे, झूला झूल रहे हो ना, ऐसे ऐसे रहते हो, वो भी क्या एक टाइप का सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है। तो ये डेली लाइफ में अपन सिंपल पेंडुलम को बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करें उससे पहले अपनी कंडीशन क्या है। इससे पहले अपनी कंडीशन ये है कि भाई एक हल्की रस्सी है जिसके बिंदु द्रव्यमान लगा हुआ है, यानी कि जो रस्सी है इसका वेट क्या है, बहुत लेस, हल्की रस्सी है, और जो मास है वो क्या है, पॉइंट मास है। क्या है? पॉइंट मास, बिंदु द्रव्यमान। बिंदु द्रव्यमान कहने का मतलब कि मैंने यदि ये पॉइंट मान ले, एक पॉइंट ये, तो इसी पॉइंट पे यदि 10 केजी है तो इसी पॉइंट पे वो, इसी पॉइंट के अंदर वो समाहित है। ठीक है, इसी पॉइंट पर वो है, उसको बोलते हैं बिंदु द्रव्यमान। नहीं तो अगर कोई बॉल ले लूं, बड़ी सी गेंद ले ली, ठीक है, और उसका द्रव्यमान 10 केजी है, तो वो किसी पॉइंट में नहीं होगा ना, वो तो पूरा फैल के ऐसे, मतलब थोड़ा 2 केजी इस साइड, 2 केजी इस साइड, 2 केजी इस साइड, ऐसे होगा ना। तो बिंदु द्रव्यमान मतलब उसी पॉइंट पे सारा द्रव्यमान। अब ये बिंदु द्रव्यमान क्यों लेते हैं, पॉइंट मास क्यों लेते हैं, ठीक है, और ये हल्की रस्सी क्यों लेते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। आगे सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी जब इफेक्टिव लेंथ वगैरह सारी चीजें आएगी ना, जहां पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम आएगा, वहां पे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बिंदु द्रव्यमान मतलब जहां पे उसका मास मतलब एक पॉइंट के रूप में केंद्रित हो। ठीक है, इसका मतलब साइज, मतलब ये मान लो कि ये एम मैंने दिखाने के लिए, ताकि अब मैं ऐसा बना दूं तब वो मजा नहीं आएगा, दिखेगा थोड़ी। ये एक्चुअली में मतलब इतना सा मान लो, एक पॉइंट की तरह मान लो, छोटा सा। ठीक है, जहां उसका मास एक बिंदु के रूप में मतलब केंद्रित है। तो ये, और ये जो जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो क्या हल्की है, उसका वेट बहुत लाइट है। दो चीजें ध्यान रखना। और हाँ, एक अपने जो स्प्रिंग वाला पढ़ा उसमें भी एक कंडीशन मैं तो बताना भूल गया। अपन जो स्प्रिंग मानते हैं ना, वो स्प्रिंग का वेट अपन क्या मानते हैं, हल्का, लाइट वेटेड स्प्रिंग मानते हैं। कि मतलब जो मास लगा हुआ है, एक्चुअली में जो मास अपन लगाते हैं स्प्रिंग के,
उसकी तुलना में स्प्रिंग का वेट कम है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप, ये है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये एम है, ठीक है, तो स्प्रिंग का मास मैंने मान लिया कोई एम एस है, स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो वेट होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा तो जरूर। तो अपन क्या मानते हैं कि भाई एम एस है वो बहुत बहुत छोटा है इस एम की तुलना में, इस जो एम द्रव्यमान लगा था उसकी तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। समझ गए? तो अपन ये भी अपन जब पढ़े तो वहां लिखना जरूरी था एक्चुअली में, मैं आपको बताना भूल गया। आप इसको हल्की स्प्रिंग मानो, लाइट वेटेड स्प्रिंग, समझ गए? अगर इस स्प्रिंग का भी कोई अच्छा खासा वेट है तो एक्चुअली में जो आपका जो टाइम पीरियड होगा ना, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, एम अपॉन के वो एक्चुअली में एम प्लस एम एस हो जाएगा, द्रव्यमान मिलके क्या हो जाएगा, एम प्लस एम एस। बात क्लियर? चूंकि अपन क्या मानते हैं कि भाई ये इस स्प्रिंग हल्की है, इस एम की तुलना में ये बिल्कुल नगण्य है, तो इसीलिए इसको अपन नगण्य मान के एम को ही रखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 100 के अंदर 0.1 जोड़ना है तो अपन क्यों इसको साथ में लेके चले, इसको नगण्य मान लो, कितना है 100, ये मानते हैं, ऐसा थोड़ी बोल देंगे 100 प्लस 0.1, 100.0.1, तो 0.1 को इसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं। क्लियर? ठीक। बाकी जीरो वेट वाली कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली में, जीरो वेट वाली चीज अपन प्राप्त ही नहीं कर सकती भाई, जीरो वेट वाली कोई चीज ही नहीं हुई ना, मास तो हो गई कुछ ना कुछ। ठीक, हल्का मान सकते हैं बहुत कम, तो सेम टू सेम चीज यहां पर भी होने वाली है। ठीक है, यहां पे आपके ये जो रस्सी है वो क्या हल्की है, और ये मास है वो क्या है, विद्युत द्रव्यमान। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते आगे। तो अब हुआ क्या कि मैंने इस मास को ऐसे खींचा, इस द्रव्यमान को ऐसे खींचा और छोड़ दिया। मैं इसको ऐसे खींच के लेके गया, मतलब मैंने बाहरी, जिस प्रकार अपन स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं, स्प्रिंग को एक बाहरी थोड़ा सा एक्स देके, एक्स विस्थापन देके, एक्स विस्थापन देके उसको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इसको मैंने ऐसे खींच के छोड़ दिया। ठीक, जब आप इस कंडीशन में इसको लेके आओगे तो आपको पता है इस पे एक फोर्स लग रहा है एम जी, चूंकि इसका मास एम है तो इस पे एक फोर्स लगेगा एम जी ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो एम जी फोर्स लगेगा। अब ये एम जी फोर्स लगेगा, अब लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे खींच के छोड़ते हो तो ये क्या होता है, इस साइड आता है, इस साइड आता है ना भाई, यहां थोड़ी ना रहता है, अब इस साइड आता है फिर आगे जाता है, तो ये इस साइड क्यों आया, कौन लेके आया इसको, इसको माध्य स्थिति की ओर। अब माध्य स्थिति क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो माध्य स्थिति मीन पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट बोल लो की तरफ कौन लेके आया, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा उसको लेके आएगा, वो कौन लेके आएगा, देखो चूंकि ये क्या है, ये क्या है एम जी। अगर मैं इस लाइन को मैं बढ़ाऊं आगे, ठीक है, इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो चलो ध्यान से देखोगे तो ये लाइन ऐसे बढ़ रही है। ठीक, अब आपको पता है कि भाई ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अपन ने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी है, ऐसे होता है कि भाई दो समांतर रेखा होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है, उनको ये इस टाइप की कोई लाइन काटे तो ये वाला एंगल सेम होता है, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा, ये होता है। ठीक, तो साफ बात है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देखोगे कि ये जो लाइन है पैरेलल, दो पैरेलल, एक लाइन तो ये होगी, एक लाइन ये होगी, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को ये काट रहा है, ये वाला, मतलब जो दो पैरेलल लाइन से ऐसे ऐसे देखो ना, ऐसे ये ऐसे सीन बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको क्या हो रहा है, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो थीटा है वही तो ये वाला थीटा होगा। बात क्लियर? ठीक, तो यहां से, सॉरी डिस्टर्ब, हाँ, ये भी थीटा हो गया, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक, अब चूंकि ये थीटा है और ये फोर्स mg लग रहा है, तो इस फोर्स के अपन क्या कर सकते हैं, घटक निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट जो लंबवत है वो निकाल सकते हैं, तो एक कंपोनेंट किस साइड आ जाएगा, इस साइड, ठीक है, और एक जाएगा इस साइड। इस साइड वाला पास वाला किस में होता है, कॉस में, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, और इस साइड लगेगा वो लगेगा mg sin थीटा।
अब एम जी साइन थीटा किस साइड लग रहा है, इस साइड, मीन पोजिशन की ओर। तो एम जी साइन थीटा क्या करेगा, इसको मध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करेगा, मध्य स्थिति की ओर लाएगा। समझ गए, एम जी साइन थीटा क्या करेगा, इसको मध्य स्थिति की ओर लाएगा। अब इस साइड लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो आपके माइंड में ये सवाल तो आएगा ऑब्वियसली, सर इस साइड एम जी कॉस थीटा लग रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता टूट के, ये नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि इस साइड ऊपर लगेगा एक टेंसियल फोर्स। क्योंकि ये यहां से बंधा हुआ है, बंधा हुआ तो ये टेंसियल फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, इसको संतुलित कर देगा। समझ गए, टी बराबर एम जी कॉस थीटा, ये हमेशा ये कंडीशन मिल जाएगी। टी इसको क्या करेगा, ये इसको संतुलित करेगा, एम जी कॉस थीटा। अब खैर इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है कि भाई एम जी कॉस थीटा को संतुलित कौन करेगा, टी करेगा। अब काम अपने क्या इससे है, एम जी साइन थीटा से। प्रत्यानयन बल, रीस्टोरेशन फोर्स, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरेशन फोर्स, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल का काम कौन करेगा, ये करेगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्या करेगा, प्रत्यानयन बल का काम करेगा। तो मैंने लिख दिया माइनस एम जी साइन थीटा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर ये माइनस कहां से आया, जो मन पड़े आप लिख देते हो। तो ऐसी बात नहीं है, मैं जो मन पड़े वो नहीं लिखता हूं। एक्चुअली मैं, आपको पता है कि भाई प्रत्यानयन बल कौन सा होता है, क्योंकि प्रत्यानयन बल की बाहर से तो आएगा नहीं, बाहर से तो टपक के आएगा नहीं। स्प्रिंग के केस में कौन देती है, स्प्रिंग खुद बल तैयार करती है। इसमें ये प्रत्यानयन बल कहां से आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है, ये रीस्टोरेशन फोर्स। तो इस रीस्टोरेशन फोर्स वाला काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसका भी कौन सा पार्ट, एमजी साइन थीटा वाला घटक, एमजी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। एमजी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको टी को संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बात क्लियर। अब ये माइनस क्यों आया, तो भाई आपको पता है, आपने थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो किस साइड दिया है, इस साइड दिया है। और लेकिन ये जो बल है रीस्टोरेशन फोर्स, वो हमेशा कैसे लग रहा है, इस साइड लग रहा है। इस साइड भी लेके जाओगे तो भी वो इस साइड ही लगेगा, ठीक है। रीस्टोरेशन फोर्स हमेशा मध्य स्थिति की ओर लगेगा, और विस्थापन हमेशा थीटा, यानी कि हमेशा इस साइड जाओगे या इस साइड जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, मध्य स्थिति की दूर की ओर। देखिए दोनों जो रीस्टोरेशन फोर्स है और जो विस्थापन है या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। जिस प्रकार एक्स में होता था, एक्स उस साइड होता था तो एफ एक्स इस साइड लगता था, उसी प्रकार अब थीटा उस साइड करोगे तो एम जी साइन थीटा इस साइड लगेगा। तो इसीलिए नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंड जो फोर्स, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। बात क्लियर। जरूरी नहीं कि मैं हर बात लिख पाऊं, जैसे कि ये पॉइंट बोला आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है तो नोट कर लिया करो। समझ गए, मैं कुछ बात ऐसी बोलता हूं जो मतलब सारी थ्योरी लिखवाना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उनको लिख लिया करो, ठीक है, आप उनको लिख लिया करो कि मैं समझाने टाइम कुछ भी ऐसा पॉइंट बोलूँ ना, ये काम का पॉइंट बोला सर ने, तो आप उसको लिख लो। बात क्लियर। चलिए, तो हो गया माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहां से आ गया एफ इजिकल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक, अब देखो, अब देखो दो चीजें, या तो आप इस साइन थीटा को, इस वाले पार्ट को, मतलब यहां एक लाइन खींच दो और ऐसे निकाल सकते हो, ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो जो लंब है वो क्या हो जाएगी, लेंथ, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और जो कर्ण है वो क्या क्या हो जाएगा, एल लंबाई, ये, ठीक है, एल लंबाई ये हो जाएगी, ठीक। आप इसको ऐसे भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि भाई ये थीटा बन रहा है, ठीक है, ये थीटा बन रहा है, ठीक है, ये थीटा बन रहा है, ठीक। तो इसको अपन एक्स, ये इसको एल मान सकते हो, और ये इसको मतलब ये, तो लंब बटा कर्ण, ये एक्स विस्थापन है,
तो लंब बटा कण L अपॉन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी चीजें की जा सकती है। ठीक है, सॉरी लंब कौन सा, लंब ये हो गया ना, सॉरी लंब ये वाला हो गया ना, इसके सामने वाला लंब। ठीक है, ये कण एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो समझने का है वो एक्चुअली में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और आप अधिकतर बुक्स में भी देखते होंगे। ठीक है, ये अपन क्या मानते हैं कि भाई थीटा है जो डिस्प्लेसमेंट वो अल्प है, बहुत छोटा है। यदि थीटा क्या है, अल्प, अल्प यानी कि बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। कि थीटा अल्प है तो एक्चुअली में क्या होता है, मैथ्स में एक रूल होता है कि भाई थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो अपन साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथ्स में होता है। ठीक, चलिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी और थीटा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब क्लियर, थीटा अल्प है, थीटा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत लेस है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। समझ गए, कहने का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि भाई साइन 0.1 रेडियन है तो उसकी वैल्यू आप 0.1 ही ले सकते हो। ठीक है, साइन थीटा यानी कि थीटा बहुत लेस है। अब क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये ले लिया सर्किल। ठीक है, ये सर्किल आपने ले लिया, तो सर्किल में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोला है, ये जो है एंगल, वो ये एंगल आपको पता है कितना होगा, 90। लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला दो, 90 कहां से आया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि कोण यानी कि एंगल, चाप यानी कि आर्क, आर्क लेंथ, रेडियस। ठीक है, एंगल आर्क लेंथ, तो एक्चुअली चाप क्या होता है, ये वाला, ये वाली लंबाई। तो आपको पता है पूरा कितना होता है 2πr और आधा पाई आर, और ये कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2। ये आर्क की लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क या चाप, पाई आर बाय 2। और जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, आर है, रेडियस आर है, तो यहां से आर कैंसिल, देखो पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। समझ गए, तो ऐसे ही अपन कर सकते हैं। ठीक, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेम फॉर्मूला अपन यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर आपके सामने ये चीज क्या बन रही है, ये चीज, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये केस क्या बन रहा है, ऐसे हो रहा है, ये कुछ आर्क लेंथ आप एक्स मान सकते हो, ये एल, ठीक है, और ये क्या है थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे आप एंगल थीटा, कोण बराबर चाप कितना हो जाएगा, ये एक्स अपॉन रेडियस एल, एक्स अपॉन एल। ठीक है, बात क्लियर, तो ये लिख लेना, तो इसीलिए कहा हो गया थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो ये लिख लेना सब समझने के लिए, तो थीटा क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी एक्स एल, माइनस एम जी एक्स एल। अब जो एफ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए, ये मास एम है तो एम ए, और ये इस साइड आएगा तो एम जी एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको पता है एम से एम कैंसिल, यदि यानी कि मैं पूरे में यदि भाग कर दूं, ठीक है, एम से, तो एम से एम क्या हो जाएगा, आप इसमें बाहर निकाल सकते हो पूरे को भाग देके एम से, तो एम निकल गया बाहर, या फिर इसको बाहर लेके कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। ये क्या रहेगा आपके पास, ए
जी एक्स अपन एल इजिकल टू जीरो। ठीक, ए जी एक्स अपन एल इजिकल टू जीरो। अब ए को क्या लिख सकते हो आप, डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, और जी अपन एल एक्स इजिकल टू जीरो। ये आया। अब इसकी अपन क्या करेंगे, ठीक है, अवकल समीकरण से तुलना करने पर, अवकल समीकरण से तुलना करने पर जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएसएम के लिए वो क्या है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये होता है। यहां से एक्चुअली में यहां मैं लिख लूं थोड़ा, हाँ, यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जी अपन एल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपन एल। ठीक है, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट ऑफ जी एल। ठीक, ये याद रखना। जिस प्रकार एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम, रूट ऑफ के बाय एम, वेलकम, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप क्या यूज में ला सकते हो, हाँ, वेरी गुड लड़की, एल4 तो लड़का भी होता है ना, वेरी गुड लड़का या वेरी गुड लड़की, जो भी आपको मतलब जो भी जिस हिसाब से सेट हो जाए, बस उद्देश्य ये टारगेट ये कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी अपन एल। तो आपको पता है टी क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये होता है, ये होता है भाई। ठीक है, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, तो यहां से टी क्या हो जाएगा 2 पाई, और इस ओमेगा की जगह लिखोगे रूट ऑफ जी बाय एल, यानी कि ऊपर एल चला जाएगा नीचे जी आ जाएगा, ऊपर एल चला जाएगा नीचे जी आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, और ये आपको खोपड़ी में बिठा के रखना है। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपन जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप स्प्रिंग के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम 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 अपन क्या था, आप देखो मैं आपको ऐसा कुछ सेट करके देता हूं जिससे आप भूल नहीं पाओ, जिससे आपकी चीजें आपके क्लियर हो जाए। ठीक, देखो अब देखो आपको इनको दोनों को अच्छे से, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, किसी भी हालत में ये भूलने नहीं है। ये तो क्या सिंपल पेंडुलम सरल होने के लिए क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपन जी, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपन के। ठीक, अब देखो दोनों में देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बार तो आएगा, दोनों रूट में आएंगे। यहाँ पे क्या काम में आता है, लंबाई काम में आती है, जबकि यहाँ पे क्या काम में आता है, मास। बात क्लियर, ऊपर इसके लंबाई, इसके ऊपर मास। यहां पर चूंकि ये जो पूरा मोशन है एसएसएम है वो किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहां पर आ जाएगा जी, ठीक है, यहां पर आ जाएगा जी, गुरुत्वीय त्वरण, क्या जाएगा जी, और जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान ये होता है। अगर आपको एग्जाम में यदि दे दे 10 दे दे तो 10 रखना, बाकी तो नहीं तो 9.8 ही मानना है। ठीक है, 9.8 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या है, नीचे चूंकि ये स्प्रिंग वाला एसएसएम किस कारण होता है, स्प्रिंग के कारण, तो स्प्रिंग का फोर्स है उस कारण, तो नीचे आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये समझ लो कि भाई गुरुत्वाकर्षण वाले केस में गुरुत्वीय नियतांक होता है और स्प्रिंग वाले केस में स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो दोनों ही जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इसमें भी ये कांस्टेंट नीचे आ रहा है, इसमें भी कांस्टेंट नीचे आ रहा है, समझ गए। और जो बाकी चीजें जो एल और जो एम, ये जो इसमें एल होता है तो ऊपर आता है, इसमें एम होता है तो इसमें भी ये ऊपर आता है। बाकी जो दोनों के नियतांक है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें जी कांस्टेंट होता है, जी नीचे आता है, इसमें के कांस्टेंट होता है तो के नीचे आता है। बात क्लियर, ताकि समझने का तरीका है। क्या अब इसको भूल जाओ, तो भूल जाओ मतलब यहां से हटा दो, बोलना नहीं है।
अब टी इक्वल टू पाई एल अपॉन जी, तो यानी कि मास से अपने को कोई मतलब नहीं। तो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है? एल। यहां पे एल क्या है? प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, समझ गए? अब मैंने इसको प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ क्यों बोला? ठीक है, सिर्फ लेंथ क्यों नहीं बोला सर? सिर्फ लेंथ बोलने में क्या दिक्कत थी? वो कॉन्सेप्ट यही आता है बिंदु द्रव्यमान वाला, बिंदु द्रव्यमान वाला, समझ गए? अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके ये है और ये कोई एल लंबाई की डोरी है, रस्सी है, और आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा द्रव्यमान बांध लिया, ये गोला बांध लिया जिसकी रेडियस क्या है? आर है। तो इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी नहीं होके इफेक्टिव लेंथ काम में आएगी। क्यों? क्योंकि अपने को डिस्टेंस निकालनी है मास, मास जो मास है, मास और जहां पे ये बंधा हुआ है उसके बीच वाली जो इफेक्टिव लेंथ है वो चाहिए अपने को। तो चूंकि इसका पूरा मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास पे होगा। इसका जो पूरा मास है, टोटल मास, वो सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो अपने को इस सेंटर ऑफ मास और इसके बीच की लेंथ चाहिए, तो ये एल प्लस आर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। चूंकि यहां पर अपन इसको बिंदु द्रव्यमान माने, जहां पे ये बंधा हुआ है, जहां पे ये बंधा हुआ वहीं पे सारा सारा मास है, ठीक है। तो इसीलिए ये आर नगण्य के बराबर है, वेरी वेरी लेस, समझ गए? ये इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ, समझ गए? जब भी कुछ बड़ा सा गोला अगर लटका दे और इसकी रेडियस आपको दी हुई है और उसको सफिशिएंट है, तो उसको भी कैलकुलेशन में शामिल करना है, क्योंकि अपने को जो एल लेना है वो एक्चुअली पूरा अपने लिए एल ये है, इसका सेंटर ऑफ मास से लगाकर ये जो जहां बंधा हुआ है वहां तक की लेंथ चाहिए। बात क्लियर? ठीक है, ये समझ गए? ये पॉइंट मास वाला केस, ठीक। हाँ, तो T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अपन ने निकाला है सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली आपको याद रखना है T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब मैं आपको ये बोलूंगी ये कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये क्या है? लगभग मान है। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो सर एग्जैक्ट क्या होता है? ठीक है, तो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट मान होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन जी 1 बाय एल प्लस 1 अपॉन आर ई। अब एल आपको पता है, जी आपको पता है, आर ई क्या है? आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ रेडियस, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। एक्चुअली पृथ्वी की त्रिज्या भी इस केस में आती है, आपके गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर नहीं है, वो पढ़ा तो मैं आपको चीज समझा देता, हालांकि उस पर अपने को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो भी इस केस में आती है, ठीक। लेकिन अपन मानते क्या है? अपन ये मान के चलते हैं कि जो एल है, एल वो बहुत छोटा है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में। अभी अपन ने जो सिंपल पेंडुलम लिया उसमें जो एल जो लेंथ है, ठीक है, जो डोरी ली है, रस्सी ली है, तो लेंथ उस एल बहुत क्या छोटा है, लेस 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 देन आर, ठीक है, लेस 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 देन आर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में उसको अपन बहुत छोटा मानते हैं, ठीक है। अर्थात एल पृथ्वी की जो रेडियस है उसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा कि भाई 1 अपॉन एल बड़ा 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 होगा 1 अपॉन आर ई से। भाई यदि एल बहुत छोटा है आर ई से, 1 अपॉन एल बहुत बड़ा होगा 1 अपॉन आर ई से। भाई एक तो है 0.1, एक है 10,000 मान लो, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। तो 1 अपॉन 0.1 तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 1 अपॉन 10,000 से बात करो 0.0, तो ये वाला बड़ा होगा ना, तो 1 अपॉन एल क्या हो जाएगा? बड़ा। 1 अपॉन एल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस 1 अपॉन एल की तुलना में 1 अपॉन आर ई को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। 1 अपॉन आर ई को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन आर ई क्या हो जाएगा? नगण्य, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, 1 अपॉन आर ई की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण ये होता है T इक्वल टू 2 पाई 1 जी और ये 1 अपॉन एल, इसकी तुलना में नेग्लेक्ट करते हैं। अब एल ऊपर जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी,
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो बात क्लियर? ये होता है जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये अप्रोक्सीमेट क्यों आया? क्योंकि अपन इस एल लेंथ को इस आर ई रेडियस की तुलना में क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, इन्फिनिट पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम। पहले तो समझते हैं इन्फिनिट पेंडुलम। इन्फिनिट पेंडुलम क्या होता है? इन्फिनिट पेंडुलम ये होता है कि अपन ये मान ले कि यदि जो अपन जो लेंथ ले रहे हैं ना, जो डोरी ले रहे हैं, उसकी लंबाई इतनी है कि वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा है, मोर देन अर्थ रेडियस। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन अपन मान लेते हैं कि भाई जो एल है लंबाई, वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/L बहुत छोटा हो जाएगा 1/R की तुलना में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अपन 1/L को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। इसको 1/L को नगण्य मान सकते हैं। तो रहेगा क्या नीचे? G इंटू 1/RE, यहां से RE चला जाएगा ऊपर, तो T इक्वल क्या जाएगा? 2 पाई RE अपॉन G। अब आपको पता है जो पृथ्वी की रेडियस है वो आपको ध्यान है, ठीक है, G आपको ध्यान है, 2 पता है, पाई पता है, इन सभी को वैल्यू पुट करते हो तो एक मान आता है 84.6 मिनट। ये आपको रटना है, क्योंकि एग्जाम में आप आर की वैल्यू रख के जी की लिखा नहीं बैठोगे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। नॉर्मली कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो ऐसी चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरी टाइप की चीजें, रटने की चीजें, कोई कॉन्सेप्ट बड़ा है नहीं। ठीक है, ठीक, भले किसी को समझ में आया नहीं आया कि भाई इन्फिनिट पेंडुलम होता क्या है, भले वो समझ में आया नहीं आया, ये कैसे आया वो समझ में पता ही नहीं पता, आखिर में सिर्फ पूछी ये यदि चीज 84.6 मिनट। तो ध्यान रखना इसका जो टी है टाइम पीरियड कितना होता है? 84.6 मिनट। किस केस में 84.6 मिनट? सेकंड भी नहीं है, मिनट है, ध्यान रखना 84.6 मिनट। कैसा? यदि अपन कोई ऐसा पेंडुलम बनाए, ऐसा पेंडुलम बनाए जिसकी जो डोरी है वो पृथ्वी की जो अर्थ की रेडियस है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? 84.6 मिनट। बस याद रखना, ये खोपड़ी में बिठा लेना। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड लोलक की। बहुत फेमस लोलक होता है सेकंड लोलक। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में कुछ कुछ चीजें कभी कभी पूछ ली जाती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। भाई 2 सेकंड क्यों? इसका नाम तो सर आपने सेकंड लोलक दिया है, तो सेकंड लोलक नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रत्येक 1 सेकंड बाद अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है। यानी कि जो प्रत्येक 1 सेकंड बाद अपनी माध्य स्थिति गुजरेगा, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां जाके वापिस यहां आ गया 1 सेकंड में, वापिस यहां जाके फिर से यहां आ गया दूसरी 1 सेकंड में, तो पूरा जो टाइम पीरियड यहां जाके यहां 1 सेकंड, वापिस यहां के यहां आ गया, तो पूरा जो पीरियड तो यहां हो गया खत्म। 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड कितना हो गया टाइम पीरियड? 2 सेकंड। 1 सेकंड और 1 सेकंड कितना हो गया? 2 सेकंड। ऐसे तो होता है, यहां जाके वापिस यहां जाके वापिस यहां आएगा, तब जाके एक चक्कर पूरा पूरा होता है। तो एक चक्कर में कितना समय लगा? 2 सेकंड। इसलिए आवर्तकाल कितना है? 2 सेकंड। समझ गए? तो सेकंड लोलक का टाइम पीरियड आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, खोपड़ी में बिठा लेना। ठीक है, और इसका नाम सेकंड लोलक क्यों है? सेकंड पेंडुलम उसको क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम बोलने का कारण ये है क्योंकि ये प्रत्येक 1 सेकंड बाद अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, यानी कि ये आफ्टर एवरी 1 सेकंड इट इज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजिशन। आफ्टर लिख लेना, आफ्टर, बिकॉज it is called second pendulum because after every 1 second it is passing through its mean position। समझ गए ना कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, यहां गया, वापस ये 1 सेकंड में आ गया, तो 1 सेकंड में वापस मीन पोजिशन में आ गया, फिर से ऐसे आगे ऐसे आ गया दूसरी 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, 2 सेकंड हो गया इसका टाइम पीरियड। बात क्लियर? अब देखो चूंकि टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो t इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई L अपॉन G। ठीक, टी कितना ले लिया? 1 सेकेंड, 2 पाई एल, और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आती है 99.3 सेंटीमीटर, 99.3 सेंटीमीटर, यानी कि एल 99.3 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप अप्रोक्सीमेट 1 मीटर मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट 1 मीटर मान सकते हो। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपसे कोई पूछे कि सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 1 मीटर। अब ये कहां पर होगी, पृथ्वी पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर। तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि लंबाई कहां की पूछ रहा है, तो कहां की पूछ रहा है, अर्थ की भी पृथ्वी पर यदि कोई सेकंड लोलक है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, एलिजिबल 1 मीटर। आपको सर आपने पृथ्वी पर क्यों बोला, क्योंकि भाई जी ये जी है ना, ये पृथ्वी पर कुछ अलग होता है, चंद्रमा पर कुछ अलग होता है, मून पे कुछ अलग होता है, समझ गए। मून पे g/6 होता है, तो मून पे g/6 होगा तो एक्चुअली में 9.8/6 आ जाएगा साथ में, यहाँ पे फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी ना। तो इसीलिए अपन चूंकि ये जी मान के चल रहे हैं, ठीक है, किस पे है, अर्थ पे है, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, L = 1 मीटर। अगर आप यही बात गुरुत्वाकर्षण सॉरी मून पे करो, चांद पे करो, तो वहां पर वो जी नहीं होगा, एक्चुअली में जी का रियल मान g/6 होता है, समझ गए। तो इस केस में कैलकुलेशन बदल जाएगी। जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर L = 1 मीटर। तो बात क्लियर। तो इनफाइनाइट पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है 84.6 मिनट, सेकेंड लोलक उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और उसको लेंथ है कहां पे, अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो कितनी है, 1 मीटर। बात क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स, और बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, शानदार वाले। और हाँ, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर जो रिजिड बॉडी वाले कुछ क्वेश्चन है, और उसके अलावा इस एसएसएम वाले भी क्वेश्चन शेयर किए, पीडीएफ शेयर की है, ठीक है। आप उस टेलीग्राम चैनल पर देखना, और उस पीडीएफ में विद सॉल्यूशन भी मैंने दिया है, और कोई सवाल मैंने जिनके ऊपर गोला किया होगा, जैसे कि सवाल नंबर 2, 3, उनके ऊपर गोला किया हुआ, इसका मतलब ये है कि वो सवाल आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैंने उसका आंसर टिक किया हुआ कि ये आंसर है, ठीक है। वो सारे सवाल जो मैंने थ्योरी पढ़ाई, जिस हिसाब से पढ़ा उस हिसाब से आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लीज उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और जो मैंने दिया उनको सीरियसली अच्छे से एक एक सवाल को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल के साथ। इसके न्यूमेरिकल, सरल लोलक के न्यूमेरिकल अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरी क्लास न्यूमेरिकल की ही होगी, सिंपल पेंडुलम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।